हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे या थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। क्रोनोलॉजी हम लोग क्या जो आपकी क्रोनोलॉजी से प्रश्न आते हैं किसी भी एग्जाम में आते हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। इतिहास विषय में जो आपके क्रोनोलॉजी से प्रश्न आते हैं, कालक्रम से प्रश्न आते हैं, उस पर मैंने यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया है आपका। आपको बता दूँ, अभी तक आपने जो क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी उससे अलग कैसे है। ये सेशन आपका अलग इस तरीके से जाने वाला है। आप लोग जब भी क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हो, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करते हो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आप लोग आधुनिक काल तक की सारी घटनाएं डेट सहित लिखते हो। आधुनिक काल की सारी घटनाएं डेट सहित लिखते हो, ठीक है ना। मतलब एक ही पीडीएफ में, एक ही क्लास में, एक ही नोट्स में सब कर लेते हो। बट यहाँ पे आपके लिए ऐसा पका पकाया मटेरियल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे आपको कुछ स्मार्ट वर्क वाला काम मिलेगा। और स्मार्ट वर्क कैसे? स्मार्ट वर्क कैसे कि मैंने देखा पीवाई क्यू, प्रीवियस क्वेश्चन, और मैंने देखी किस प्रकार से क्रोनोलॉजी आती है। जो क्रोनोलॉजी आने का क्रम है, क्रोनोलॉजी आने का क्रम कैसे आती है देखो। कई बार विदेशी व्यक्तियों के आगमन से अलग आ जाती है, ठीक है ना। आदि आती है स्वतंत्र रूप से, अभी आती है तो प्रमुख शासकों से। किसी राजवंश के प्रमुख शासक लिख दिए जाएंगे और बताएंगे कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। जैसे पाल वंश के लगा दिए, राष्ट्रकूट के लगा दिए, आपके विजयनगर साम्राज्य के लगा दिए, ठीक है ना, आपके मौर्यों के लगा दिए, गुप्तों के लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपके प्रमुख राजवंश का क्रम पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे भक्ति काल के प्रमुख संतों का कालक्रम पूछ सकता है। आपसे यहाँ से शिवाजी महाराज द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का क्रम पूछ सकता है कि कौन सा कार्य उन्होंने किस वर्ष किया। यहाँ आपके द्वारा अशोक द्वारा किए गए कार्यों का क्रम पूछ सकता है। आपके द्वारा अकबर द्वारा किए गए कार्यों, मतलब कुछ कुछ विभिन्न शासकों के द्वारा किए गए कार्यों का क्रम भी पूछ सकता है। साथ ही साथ आपके जो विभिन्न अधिनियम आए हैं, अब विभिन्न अधिनियम तो आप लोग पढ़ते हो अंग्रेज काल में, स्वतंत्र आधुनिक भारत में। अब वो तो आपसे पूछते हैं, लेकिन आपके फैक्ट्री अधिनियम अलग पूछ लेता है, विवाह से संबंधित अधिनियम आपके अलग पूछ लेता है, विवाह से संबंधित अधिनियम आपके अलग पूछ लेगा, फैक्ट्री अधिनियम आपके अलग पूछ लेगा। आपकी विभिन्न संस्थान जो बनाई गई उस समय पे, राजनीतिक संस्थान है, विभिन्न शिक्षा संस्थान आपकी जो बनाए गए हैं, विभिन्न आपके प्रतिष्ठान जो आपके बनाए गए हैं, मतलब व्यापारिक संस्थान आपकी जो बनाई गई, प्रतिष्ठान बनाई गई आपकी, इस प्रकार से क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपके जो विद्रोह होते हैं, विद्रोह का क्रम आपसे पूछ सकता है। अब विद्रोह के क्रम में भी आपसे क्या कर सकता है, जनजातीय विद्रोह क्रम पूछ लेता है, किसान आंदोलनों का क्रम पूछ लेता है, ठीक है ना, विभिन्न सैनिक आंदोलनों का क्रम पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना, इनके नेतृत्वकर्ताओं का क्रम पूछ लेता है। साथ ही साथ इतिहास में भी बात करें तो विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की साहित्य का क्रम आपसे पूछ लेता है। साहित्य में किस कालखंड में लिखा गया वो पूछ लेता है, क्या किस कालखंड में लिखा है वो पूछ लेता है, किस व्यक्ति ने लिखा है उसका क्रम पूछ लेता है, या किस शासक के टाइम पे लिखा गया उसका क्रम पूछ लेता है। कहने का मतलब है क्रोनोलॉजी यदि आपको याद करने का तरीका है, यदि आपको चाहिए, और क्रोनोलॉजी पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए, तो एक अलग तरीका होना चाहिए, यूनिक तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपको विभिन्न छोटे-छोटे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठाया विकिपीडिया और पहली डेट से लेके अंत तक, 1 से लेके 100 तक की गिनती पढ़ ली, बात खत्म, नहीं। ऐसे आपकी पढ़ाई हार्ड वर्क में जाती है। आपका स्मार्ट वर्क करने का तरीका कि आपको जो टॉपिक पूछे आते हैं, उस तरीके से हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी पढ़ना है। और इसी तरीकों को मैंने आपको यहाँ पे बनाया है, तो इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ कंटेंट बना लिया है। अब क्लास लेके मैं आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे जब लेके आया मैं, तो डेली आपको 10 से 15 मिनट की, थोड़ा लंबा चलेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा 5-6 घंटे की क्लास में पूरी क्रोनोलॉजी लेके आपको बता दूँ, नहीं। मैं आपको अलग-अलग टॉपिक पे, जैसे आज मैं आपको लेके आया हूँ क्रोनोलॉजी 2 टॉपिक पे। कौन टॉपिक पे? प्रमुख राजवंश और प्रमुख शासक। इन 2 टॉपिक पे क्रोनोलॉजी लेके आया हूँ। फिर आपको प्रमुख युद्धों पे लेके आ जाऊँगा कि प्रमुख युद्ध कौन से हुए इतिहास से लेके आज तक। मतलब प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक प्रमुख युद्ध कौन-कौन से हुए, उनकी संधियाँ कौन-सी हुई। तो युद्ध और संधियों को एक साथ लेके आ जाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? और साथ-साथ एक बात का और ध्यान देना, जब मैं क्रोनोलॉजी लेके आ रहा हूँ, तो सिर्फ़ आपके नाम नहीं रहेगा, फैक्ट नहीं रहेंगे, उनके अंदर भी कुछ 1-2 लाइन की जानकारी रहेगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपके 20 से 25 मिनट एक क्लास में ले रहा हूँ, यदि 20 से 25 मिनट आपके लिए क्लास में ले रहा हूँ, या आपको कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉफ़िट हो, कुछ अन्य चीज़ें पढ़ने का, अन्य चीज़ें याद करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ अन्य जानकारी मैं आपको साथ में लेके आया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो प्रागैतिहासिक काल लिखा तो सीधा मैंने डेट नहीं लिखा कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ठीक है ना, हड़प्पा, वैदिक काल नहीं। कुछ यहाँ पे जानकारी मैंने आपको लिखी है। सिर्फ़ यहाँ पे ही नहीं, आप आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो जब मैंने कुछ विशेष शासक लिखे हैं, विशेष वंश लिखे हैं, तो उस वंश के अंदर 2-2 3-3 पॉइंट मैंने आपको लिखे हुए हैं। 2-2 3-3 पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे ही जब मैं आपके लिए यहाँ पे विभिन्न शासक पढ़ा रहा हूँ, तो शासक के अंतर्गत एक-एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, 2-2 3-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिससे आपके लिए उन शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिले। मतलब कि आपके लिए समझो
ये सिर्फ आपके लिए फैक्चुअल क्लास है, फैक्चुअल डाटा नहीं होने वाला है। क्रोनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण तरीके से आपको क्रोनोलॉजी मिलने वाली है। एक महत्वपूर्ण तरीके से आपको जानकारी मिलने वाली है। इस बात का विशेष ध्यान देना, इस बात का विशेष ध्यान देना। मैंने जो आप आपके लिए कहानी बताई है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको लिख लेना। क्रोनोलॉजी पढ़ते समय आपको इस बात का ध्यान देना, आप चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे कहीं और से पढ़ें, चाहे किसी भी सोर्स से पढ़ें। तो आपको कालक्रम क्रोनोलॉजी पढ़ते समय इन सभी बातों का ध्यान देना है। इन सभी बातों का ध्यान देना है, ठीक है ना? चलो, मिलते हैं लोग नेक्स्ट सेशन में, मतलब शुरुआत करते हैं सेशन की। चलो तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम छोटा सा 3 टॉपिक जो लिए, इसका पहला टॉपिक आपका है भारतीय इतिहास के संक्षिप्त कालक्रम, मतलब कालक्रम का है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सबको पता होगा। अब पुरापाषाण काल में आपके, इसको हम लोग 3 भाग में, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में डिवाइड करते हैं। यहाँ के जो उपकरण मिलते हैं, हस्तकुलाड़, कुल्हाड़ी मिलती है, भीमबेटका और बागौर यहाँ के प्रमुख स्थल है ना। मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोलिथ इसको बोलते हैं। तो लघु पाषाण काल भी बोलते हैं, यहाँ पे लघु पत्थर के उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना। छोटे पत्थर के उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथ से यहाँ पे मिलते हैं। बागौर और लंगनाज आपका प्रमुख है। आपको पता है बागौर राजस्थान में, लंगनाज गुजरात में है। नव पाषाण काल की बात करें तो कृषि की शुरुआत हो जाती है, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, स्थल मेहरगढ़ और बोरझोम। आपके देखो माइंड में वो चीज़ जा रही होगी, कुछ कुछ आपने पढ़ा होगा, तो कुछ पॉइंट फिर रिपीट भी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। प्राचीन काल की बात करें उसमें हम लोग हड़प्पा को पढ़ते हैं, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता, स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। वैदिक काल की बात करें तो उसकी विशेषता ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, आर्य संस्कृति, स्थल कुरुक्षेत्र एग्जाम्पल में। महाजनपद काल में महाजनपद, 16 महाजनपद देखने को मिलती हैं। मगध का उदय देखने को मिलता है, स्थल राजगिरी वैशाली। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक शिलालेख, अशोक के स्तंभ, शिलालेख। अभी छोड़ दो इसको, रुक जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, मौर्योत्तर काल। फिर मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण आपका सुन लेना, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में शुक, शुंग, कुषाण, सातवाहन, ठीक है ना। शुंग, कुषाण, सातवाहन को देखते हैं। स्थल आपको सांची और अमरावती यहाँ पे प्रमुख दिखेंगे आपको, मौर्योत्तर काल में जो विकसित होते हैं। मध्यकाल की बात करें तो गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत आपको दिखेगा, दिल्ली सल्तनत, मुगल। तो गुप्त साम्राज्य में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख, ठीक है ना। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति आपको मिल जाएगी, उज्जैन एक स्थल के रूप में आपको मिल जाएगा। दक्षिण भारत की बात करें तो आप चोल, चालुक्य, पान, 600 से 1200 ईस्वी देख लो। 600 से 1200 ईस्वी में चोल, चालुक्य, पल्लव, ठीक है ना। चोल, चालुक्य, पल्लव आपको पढ़ने को मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। मुगल काल में आपको बाबर, अकबर इत्यादि आपको पढ़ने को मिलेगा। आधुनिक काल में आपको ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के भारत का काल आपको देखने को मिलेगा। ये आपको एक नॉर्मल था क्रोनोलॉजी, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण। अब यहाँ से आपको महत्वपूर्ण शुरू होता है, सबसे महत्वपूर्ण है प्रमुख राजवंश। सबसे पहला देखो, मैंने बोला आपके 2 टॉपिक आपके हैं आज, आपके 2 टॉपिक हैं। एक तो प्रमुख राजवंश है और इन राजवंश से संबंधित प्रमुख शासक हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कौन कौन से राजवंश देखो, आपको देखो पहले हड़प्पा काल देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजवंश नहीं मिलता आपको। महाजनपद काल देखने को मिलेगा, नंद वंश आपको देखने को मिलेगा, जो कि मगध साम्राज्य, जो कि आपका मगध साम्राज्य है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कमी है इस पीडीएफ में, अब मैं बोलूँगा इसमें पीडीएफ में कमी है। आई थिंक मैंने मगध के शासकों को नहीं जोड़ा, मगध में कौन से शासक रहे हैं, मगध को मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, तो कमेंट में अपलोड कर दूंगा, कमेंट में अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि मगध राजवंश में कौन कौन से आपके वंश रहे हैं, मगध में कौन कौन से वंश रहे हैं और कौन कौन से शासक रहे हैं। मैंने इस पर नहीं जोड़ा है तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, फिर आपका आएगा मौर्य का शुंग आएगा, शुंग के बाद आपका कुषाण आएंगे, कुषाण के बाद आपके सातवाहन आएंगे, फिर गुप्त आएंगे आपके, फिर आपके वर्धन वंश आएगा, ठीक है ना, जो कि हर्षवर्धन द्वारा स्थापित। फिर चालुक्य वंश आएगा, फिर राष्ट्रकूट वंश आएगा आपका, फिर प्रतिहार वंश आएगा, फिर पाल वंश आएगा, फिर चोल वंश आएगा, फिर दिल्ली सल्तनत आएगी, फिर मुगल वंश आएगा आपका, फिर मराठा साम्राज्य आपको दिखेगा मुगल के बाद, फिर सिख साम्राज्य आपको दिखेगा, ठीक है ना, फिर सिख साम्राज्य आपको दिखेगा। फिर से अभी हमने सब नाम पढ़े, ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं नामों को। हड़प्पा काल आपको दिख रहा है पहले, इसमें राजवंश नहीं दिखता है। महाजनपद काल आपको दिखेगा 600 से 321 ईसा पूर्व में आपको दिखेगा। नंदवंश आपको 345 से 321 ईसा पूर्व दिखेगा मगध में। मौर्य साम्राज्य आपको दिखेगा 321 से 185 ईसा पूर्व आपको दिखेगा। शुंग वंश आपको दिखेगा 185 से 73 बीसी। कुषाण वंश आपको 300 से 30 से लेके 375 ईस्वी तक दिखेगा आपको, ठीक है ना। कुषाण वंश आपका आ गया। फिर आपको सातवाहन, फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी दिखेगा। गुप्त वंश की बात करें हम लोग, गुप्त वंश की, तो आपको 320 से 550 ईस्वी तक दिखेगा। वर्धन वंश आपको दिखेगा 606 से 647 ईस्वी। चालुक्य आपके 543 से 753। फिर आपके राष्ट्रकूट आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। फिर प्रतिहार आपको 11 से 8 से 11th सेंचुरी।
पालवंश 8 से 12th सेंचुरी तक दिखेंगे आपको देखो, ठीक है ना? पालवंश 400 साल तक शासक कर रहे हैं, तो इसकी शासकों की क्रोनोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगी। चोल आपके लिए 9 से 13 सेंचुरी आपको कितना लंबा शासनकाल। दिल्ली 1250 1206 से 1526 तक आपको दिखेगा। यहाँ पे गुलाम वंश आपको दिखेगा। दिल्ली में देखना, दिल्ली में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। गुलाम इसका भी देखो, एक तो पूरे शासक की यहाँ पे आपकी क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाती है। तुगलक, खिलजी, तुगलक, सॉरी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है ना? फिर मुगल वंश आता है, फिर आपका आधुनिक काल में मराठा आते हैं, फिर सिक्का आते हैं। ठीक है? अब एक-एक करके फिर से इनके बारे में क्या-क्या 2-2 पॉइंट लिखे उनको पढ़ेंगे। मैं क्लास ऐसी करता हूँ कि आपको क्लास में ही बहुत सारी चीज़ रिपीट हो, याद हो। ठीक है ना? मैं आपसे कहूँगा पीडीएफ तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिली, आपको इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। आप डेस्टिनी मेकर नाम से सर्च करेंगे, डेस्टिनी मेकर एक नाम से सर्च करेंगे यदि आप, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वाटरमार्क, यदि इस पे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस क्रोनोलॉजी को, सिर्फ़ क्रोनोलॉजी को, इनकी जानकारी मत लिखना। सिर्फ़ क्रोनोलॉजी को अपने पेन से लिखें अपनी कॉपी पर, उनको याद करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में कोई राजवंश नहीं था, बल्कि सभ्यता थी। केंद्रीकृत शासन की संभावना पे देखने को मिलती है। प्रमुख स्थल आपने देखे थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। विशेषताओं की बात करें तो नगर नियोजन, व्यापार और लिपि आपको देखने को मिलेगी। महाजनपद काल में आपको पता है 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है? मगध का उदय होता है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे आपको शासक देखने को मिलते हैं। मगध, कौशल, वत्स, अवंती जैसे आपको महाजनपद देखने को मिलती हैं। विशेषता की बात करें, राज्य विस्तार होता है और महाजनपद काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव होता है। तो आपको एक चीज़ रिवीजन रिवीजन क्या होगा भैया, कि यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद था और प्रमुख शासक घनानंद था। प्रथम साम्राज्यिक ढांचा शुरुआत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित कर दिया। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके यूजीसी नेट में आपके यहाँ से प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है? नंद वंश के प्रमुख शासकों का क्रम बताएं। अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मौर्य साम्राज्य की बात करें, संस्थापक के रूप में आपको चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहे होंगे। मौर्य साम्राज्य में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहे हैं। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक दिखेंगे। विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन था। अशोक के शिलालेख यहाँ से देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी देखने को मिलती है। स्थल में पाटलिपुत्र प्रमुख, तक्षशिला, राजगृह प्रमुख हो जाते हैं। शुंग वंश की बात करें, संस्थापक कौन भैया? शुंग वंश का शुंग है। अब देखो आपको बता दूं, संस्थापक के नाम से भी क्रोनोलॉजी बन सकती है। संस्थापकों के नाम से भी क्रोनोलॉजी बन सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, संस्थापकों के नाम से क्रोनोलॉजी बन सकती है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्य शुंग था। यहाँ से आपको पता है क्या होता है शुंग वंश में? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है और बौद्ध धर्म का ह्रास होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? विदिशा और सांची आपको प्रमुख स्थल देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। फिर आता है कुषाण वंश। कुषाणों का प्रमुख शासक कनिष्क था। यहाँ पे संस्थापक नहीं लिखा, प्रमुख शासक कनिष्क लिखा है। इन्होंने वापस बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। गंधार और मथुरा कला का विकास होता है और सिल्क रोड अर्थात रेशम मार्ग में व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और उस पर पेशावर इसकी राजधानी रहती है, मथुरा इसकी दूसरी राजधानी रहती है। होगा। सातवाहन की बात करें, प्रमुख शासक कौन थे यहाँ पे? सातवाहनों में गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी यहाँ पे संस्थापक सिमुक है। सातवाहन का संस्थापक सिमुक मिलेगा आपको। ठीक है ना? प्रमुख शासक में गौतमीपुत्र सातकर्णी मिलेंगे। विशेषता की बात करें, दक्षिण भारत में शक्ति, व्यापार और प्राकृतिक भाषा। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, देखना, ठीक है? प्राकृत भाषा थी। ठीक है ना? अमरावती, नासिक प्रमुख स्थल। फिर गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन होता है हमारे भाई साहब? श्री गुप्त महोदय होते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्री गुप्त महोदय होते हैं। प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। अभी परेशान मत होना, आपके प्रमुख शासकों की क्रोनोलॉजी इसी क्लास में आपको कराने वाला हूँ। प्रमुख शासकों की क्रोनोलॉजी में आपको इसी क्लास में कराने वाला हूँ, है ना? बात का ध्यान देना, परेशान मत होना। और फोन लगा। वंश के हमने देखा संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और आपको पता है गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। कला संस्कृति की वजह से आपको अजंता देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में आपको आर्यभट्ट देखने को मिल जाएगा। प्राग प्रशस्ति गुप्त काल की फेमस है कि नहीं? फिर आपको उज्जैन पाटलिपुत्र यहाँ पे भी दिख जाए। मध्यकाल में बात करते हैं तो वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था बेटा? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों को संरक्षण दिया है। आपको यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ फैक्ट मिलेंगे। और वाणभट्ट का साहित्य यहाँ पे वर्धन वंश से संबंध हो जाएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक आपको पुलिकेशिन द्वितीय दिख जाएंगे। और पुलिकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख आपको पता है बहुत फेमस है। पुलिकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख आपका फेमस है, ठीक है ना? चालुक्यों ने मंदिरों का निर्माण कराया। चालुक्य का पल्लवों के साथ भी संघर्ष था कि नहीं? बादामी, एहोल, पट्टदक्कल चालुक्य के प्रमुख स्थान है। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग को संस्थापक माना जाता है, कभी कभी कृष्ण प्रथम को भी मान लेते हैं। ठीक है ना? इन्होंने क्या कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और किस राष्ट्रकूट शासक ने
कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, तृतीय राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष आपको याद होगा, कि नहीं? राजधानी राष्ट्रकूटों की मान्यखेत थी। तृतीय वंश के संस्थापक मेयर भोज, यहाँ पे प्रमुख शासक था मेयर भोज, जिन्होंने क्या अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया था और संस्कृत साहित्य से जानकारी मिलती है, संस्कृत साहित्य से जानकारी मिलती है ना? तो प्रतिहार शासकों के समय पे क्या हुआ था? अरब आक्रमण हुआ था। यहाँ पे सुन लो, के टाइम पे हुआ था अरब आक्रमण प्रतिहार शासकों के समय, है ना? पाल शासक में तो गोपाल और धर्मपाल, बौद्ध धर्म को संरक्षण, नालंदा विश्वविद्यालय आपको दिखेगा, बंगाल विहार। यहाँ पे तो अभी 8वीं से 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म आपको दिख रहा है कि नहीं? चोल वंश की बात करें तो राजराज प्रथम, राजराज तृतीय, तंजावुर के मंदिर आपको दिखेंगे, तंजावुर के मंदिर, नौसैनिक शक्ति दिखेगी आपको, तमिल साहित्य यहाँ पे देखने को मिलेगा चोल शासकों में, है कि नहीं? गंगई कौंड चोल ब्रह्म की उपाधि ली थी राजराज प्रथम ने, आपको याद होगा। तो आपको ये शब्द यहाँ पे लिख दिए ना मैंने, तो इससे आपको क्या हो रहा होगा? यदि आपने कोई चोल वंश पढ़ा होगा जिंदगी में, कभी भी आपने यदि आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, ये शब्द आपको आ जाएंगे। मुख्य काम को यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद करना है, बट कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे साथ में दे रहा हूँ, ठीक है ना? दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आपको देखते हैं। लिख लो इन चारों वंशों को क्रम से, ठीक है ना? लिख लो क्रम से चारों चारों को। गुलाम वंश में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन। खिलजी में आपको अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश लोधी में सिकंदर लोधी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मुगल वंश में बाबर आपको दिख जाएंगे, अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है ना? मनसबदारी, ताजमहल, वो चुकता, दीदान इलाही, ये आपको सब मिलेगा। मराठा में आपको संस्थापक शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, एक अलग ही ऊर्जा आती है महाराज का नाम लेने से। मैं पता, सब लोग बोलते हैं एग्जाम में जाओ, बोलते भगवान का नाम लिखा करो, ठीक है ना? मैं अभी पिछले एग्जाम में गया था, तो शिवाजी न्यूज़ में था ना बहुत ज़्यादा, शिवाजी महाराज न्यूज़ में थे संभाजी की वजह से। मैं पहली बार एग्जाम में देके गया था, अपना नाम एक लेके गया था, निक नाम शिवाजी महाराज। चलो, सिख साम्राज्य, रणजीत सिंह, ठीक है ना? संस्थापक की थी खालसा सेना, लाहौर प्रशासन, लाहौर अमृतसर। अब आते हैं लोग प्रमुख, यहाँ पे सबसे पहले नंद वंश के शासकों पर आते हैं। सबसे पहले क्या? नंद वंश के शासकों पर आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ की कमी रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मगध वंश, मगध जो आपका था, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद विभिन्न शासकों का शासन रहा है, विभिन्न राजवंशों का। तो वो मैंने यहाँ पे आपको नहीं दे पाया, ध्यान नहीं दिया। अब टाइप करते समय या कंटेंट बनाते समय तो मैं क्या करूँगा, आपको बता दूँ क्या करूँगा। कमेंट सेशन में सबसे पहले क्लास अपलोड होते ही कमेंट सेशन में, और उसको पिन कर दूंगा, कमेंट करते ही पिन कर दूंगा कि मगध के प्रमुख राजवंश कौन है, उनके प्रमुख शासक कौन है, ठीक है ना? वो चीज़ कमेंट में पिन कर दूंगा। तो नंद वंश आता है, नंद वंश के प्रमुख शासक महापद्मनंद, इनको कभी कभी उग्रसेन नाम से, यहाँ पे उग्रसेन अलग लिखा हुआ है, कभी कभी इनको ही उग्रसेन नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे यहाँ पे 10 लोग दिखते हैं महाजनपद का, सॉरी नंद वंश में, कभी कभी 9 लोग दिखते हैं, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान देना, विवादित है आपका इस मामले में। बट यहाँ पे जो आपके दिए गए इनमें से आपके पीवाई के क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में बाकायदा पूछा गया है कि नंद वंश के प्रमुख शासकों का क्रम लगाओ। तो पहले महापद्मनंद, जिनको उग्रसेन के नाम से जानते हैं, या उग्रसेन अलग मान लो आप, पांडु, फिर तीसरे नंबर पांडुगति। याद करो, तेज तेज चिल्ला, जितना चिल्ला के बोल सकते हो आप लोग। महापद्मनंद, उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी साकणक, दसिद्धक, घनानंद, जिसको हम घन नाम से भी जानते हैं। जितना चिल्ला के बोल सकते हो उतना चिल्ला के याद करो। पढ़ो, कम से कम 5 बार एक क्लास में पढ़ो। महापद्मनंद, उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी सानक, ठीक है ना? दसिद्धक और घनानंद। तो यहाँ पे लिखा है, कुछ स्रोतों में नौनंद, 9 भाइयों का उल्लेख मिलता है, लेकिन घनानंद को अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है ना? घनानंद को अंतिम शासक माना जाता है। अब आते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, दशरथ, संप्रति, सलीलोक, देववर्मन, संत धवन और वृद्धरथ। आपको यहाँ पे मुख्य याद कौन कौन से रखना है? यहाँ पे आपको मुख्य जो याद रखना है, आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद रख लेना है, संस्थापक। बिंदुसार याद रख लेना आपको। अशोक को आपको याद रख लेना। दशरथ के बारे में पढ़ते हो, अशोक का पौत्र था दशरथ, ठीक है ना? अब अशोक के पुत्र जो थे, अशोक के पुत्र शासन गद्दी पे क्यों नहीं बैठे, आपको पता होगा, भैया इसने श्रीलंका भगा दिया था, इसके लिए, धर्म प्रसार के लिए। तो उसका पौत्र दशरथ आजीविक संप्रदाय उसने क्या दी थी, क्या दी थी? गुफाएं बनाई थी, वो जाके बैठा था आपका गद्दी पर। यहाँ पे आपको संप्रति याद रखना, संप्रति। सारे लोग याद रख लेना। यहाँ पे वृहदरथ अंतिम शासक था मौर्य काल का, अंतिम शासक था मौर्य काल का, ठीक है ना? देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, नंदवंश के शासक घनानंद को हराया था, चाणक्य की सहायता से साम्राज्य विस्तार किया था। कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख दिए मैंने। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, दक्षिण भारत तक विस्तार किया, अमित्रघात की उपाधि ली थी इसने। बिंदुसार ने किसने? अमित्रघात की। पूछा जाता है
मित्रघात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। देखो आपको कुछ मैं बोल रहा हूँ अधिक क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ ना, कुछ फैक्ट भी आपको दे रहा हूँ महत्वपूर्ण। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। शिलालेख के माध्यम से धर्म प्रचार किया। शिलालेख के माध्यम से धर्म प्रचार किया। दशरथ अशोक का पोता था। कमजोर शासन और साम्राज्य का विघटन शुरू। इसके समय पे क्या हुआ? कमजोर शासन व्यवस्था थी और साम्राज्य का विघटन शुरू होने लग गया था। ठीक है, चलो आ गया। दशरथ हो गया। संप्रति संप्रति आपको बता दूं, जैन धर्म का संरक्षक था और इसके समय साम्राज्य का ह्रास होता है। साली सुख की बात आती है तो कमजोर प्रशासन, क्षेत्रीय विद्रोह बढ़ने लगे। देव वर्मन की बात आती है तो अल्पकालिक शासक होता है। ऐतिहासिक जानकारी सीमित है यहाँ पे। ठीक है, देववर्मन में मतलब नहीं है। सतधवन मौर्य काल का अंतिम चरण था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वृद्धरथ ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? अंतिम मौर्य शासक पुष्यमित्र सिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे पतन होता है। तो नाम याद रखो फिर से बड़े एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालिलोक, देववर्मन, सतधर्मन और वृद्धरथ। ठीक है ना। अब आते हैं शुंग काल पर। शुंग काल की स्थापना, आपके संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। वृद्धरथ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका पुत्र था अग्निमित्र। इसका पुत्र था अग्निमित्र, जिसने विदिशा पर शासन किया। और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में इसकी जानकारी मिलती है, अग्निमित्र का उल्लेख मिलता है। फिर आपका देखो यहाँ पे शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, पदभद्र, कुलीकंद्र, घोष बसु, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति, देवभूति इत्यादि आपको मिलते हैं। देवभूति आपका अंतिम होता है। अब इसमें आपको याद कौन कौन से रखते हो? क्रोनोलॉजी में कुछ भी पूछ सकता है, यूजी नेट का भरोसा नहीं है। यहाँ यूपीएससी और अन्य एग्जाम कुछ मुख्य मुख्य शासक, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? मुख्य मुख्य शासकों में आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, वसुज्येष्ठ, पदभद्र के बारे में पूछा जाता है, पदभद्र के बारे में पूछा जाता है, भागभद्र के बारे में पूछा जाता है, और आपका देवभूति। ये कुछ शासक आपको याद रखने हैं क्रोनोलॉजी में। ठीक है ना। आपको बकायदा याद करनी, बकाया इनको भी याद कर लेना आपको। ठीक है ना। तो हमने दो पढ़ ली। पहले कौन पढ़ ली? पुष्यमित्र, अग्निमित्र। तीसरा वसुज्येष्ठ, तो अग्निमित्र का उत्तराधिकारी था। सीमित जानकारी मिलती है। वसुमित्र के बारे में, युद्धों में सक्रिय रहा, यवनों के आक्रमण का प्रतिरोध किया। इसने क्या किया? यवन आक्रमण का प्रतिरोध किया वसुमित्र ने, इसलिए आपका महत्वपूर्ण था वसुमित्र। ठीक है ना। बदबद शासन कमजोर था। पुलिकंद क्षेत्रीय विद्रोह का सामना किया इसने। भूस बसु कमजोर शासक था। वज्रमित्र इसके समय पे क्या हुआ? शुंग वंश का ह्रास हुआ और यवनों का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है ना। भागवत महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पे हेलियोडोरस का, आपका हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, विदिशा हेलियोडोरस स्तंभ, जो कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है, खम्मा बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैष्णव धर्म का संरक्षक होता है। इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है भागभद्र के समय पर। ठीक है ना। हेलियोडोरस का क्या? आपका गरुड़ स्तंभ। ठीक है ना। हेलियोडोरस का स्तंभ, आपका गरुड़ स्तंभ बोला जाता है। हेलियोडोरस का स्तंभ भी होता है, विदिशा में है। भागवत के समय पे हेलियोडोरस बनवाया था, जो कि यूनानी राजदूत था। ठीक है ना। देवभूति अंतिम शासक था। वासुदेव कर्ण के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। वासुदेव कर्ण के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी गई और शुंग वंश का पतन हुआ। वासुदेव कर्ण के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, शुंग वंश का पतन हुआ। शुंग वंश ने तो क्या किया था? ब्राह्मण धर्म को पुनर्जन्म दिया था। शुंग वंश ने ब्राह्मणों को पुनर्जन्म दिया था, मतलब ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया था। बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया था। कुषाणों के आपके भाई पूछे गए तो प्रमुख से कुजुल कर्फिसिस, बिम कर्फिसिस, कुजुल कर्फिसिस, बीमा तख्तु, फिर बिम कर्फिसिस आता है, फिर आपका कनिष्क आता है, फिर आपका वशिष्ठ आता है, फिर आपका हुइस्क आता है, फिर कनिष्क द्वितीय आता है, फिर वासुदेव प्रथम आता है, आपका, फिर कनिष्क तृतीय आता है, फिर वासुदेव द्वितीय आता है, फिर अन्य छोटे शासक आते हैं और इस साम्राज्य को पतन हो जाता है। और यहाँ पे आपको याद कौन कौन से रखने हैं? देखो एक बार पहले इनको पढ़ो फिर से। कुजुल कल्फरेश, बिम तख्तो, बिम कल्फरेश, कनिष्क, वशिष्क, हुइस्क, कनिष्क, वसुदेव, कनिष्क, वसुदेव द्वितीय। ठीक है ना। याद कौन कौन से रखना है आपको? यहाँ पे देखो याद रखना है आपको। नंबर एक तो आपको याद क्या रखना है बेटा? कुजुल कल्फरेश याद रखना है आपको। फिर आपको दूसरा बिम तख्त याद रखो, अंदर रखो। यहाँ पे बिम कल्फरेश आपको याद रखना है। बिम कल्फरेश आपको याद रखना है। फिर आपको कनिष्क तो आपको याद रखना ही है बेटा। कनिष्क के बाद वशिष्क और हुइस्क आपको याद रख लेना है। इनको याद रख लेना आपको, इनको याद रख लेना आपको। और वसुदेव प्रथम आपको याद रखना है। यहाँ पे वसुदेव प्रथम, वसुदेव द्वितीय। एक प्रकार देखो क्रोनोलॉजी के अलावा एक और क्वेश्चन पूछा बनता है। क्रोनोलॉजी के अलावा एक प्रकार से और क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार से बनता है? लिख दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक, ये एमपीपीएससी का पैटर्न है, ये एमपीपीएससी का पैटर्न है और यूपीएससी का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक निम्नलिखित काल से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित वंश से संबंधित नहीं है,
निम्नलिखित व्यक्ति से संबंधित नहीं है, मतलब लिख दिया जाएगा 5-6 शासकों के नाम लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शासक कुषाण काल से संबंधित नहीं है। लिख दिया जाएगा क्या कि कौन सा शासक कुषाण काल से संबंधित नहीं है, ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसलिए से नाम भी याद रखना है। अधिकांशतः आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहेंगी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कलफृज था, ठीक है ना। संस्थापक यूजी जनजाति से था, यूची जनजाति से संबंधित था। मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत में शासन स्थापित किया था। कहाँ पे? मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत में शासन स्थापित किया था। हेमतुक्त की बात करें, साम्राज्य का विस्तार किया और सिल्क रोड को बढ़ावा दिया, सिल्क व्यापार, रेशम व्यापार को बढ़ावा दिया। भीम कन्फ्यूशियस की बात करें तो कुजुल कन्फ्यूशियस का उत्तराधिकारी था। स्वर्ण मुद्राएं जारी की, स्वर्ण मुद्राएं, आप आपको याद है कुषाण वंश की स्वर्ण मुद्राएं आपको याद आ रही होंगी, ठीक है ना। कनिष्क की बात करें तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजित किया। गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ। वशिष्ठ की बात करें तो कनिष्क का उत्तराधिकारी था, शासन यहाँ पे स्थिर रहा। हविष्क, हविष्क इसलिए महत्व है कि यहाँ पे मथुरा में जैन और हिंदू प्रभाव बढ़ता है, जैन और हिंदू सॉरी बौद्ध और हिंदू प्रभाव बढ़ता है। कनिष्क द्वितीय की बात करें तो साम्राज्य का ह्रास शुरू हो गया यहाँ पे। वासुदेव आपका प्रमुख शासक है। वैष्णव धर्म का प्रभाव इस पे रहता है वासुदेव पर, ठीक है ना। फिर आपका फिर आपका कनिष्क आता है, फिर वासुदेव द्वितीय आता है, ठीक है ना। फिर आपका अन्य छोटे शासक आते हैं। साम्राज्य का विघटन शुरू होता है और गुप्त वंश और ससानियों द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो कुषाण वंश ने सिल्क रोड, बौद्ध धर्म, गंधार मथुरा कला को बढ़ावा दिया। ये महत्वपूर्ण हो गया आपका। अब आते सातवाहन। सातवाहनों के बहुत सारे शासक हैं, तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपको कौन कौन याद रखना है। सिमोक, पहले कौन पढ़ेंगे हम लोग, पहले कौन कौन से? सिमोक, कृष्णा, सातकर्णी प्रथम, सातवाहन, यहाँ पे इनका नाम नहीं आ रहा, सातों क्या गलत हो गया। हाल आता है, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आता है, फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी आता है, फिर शिवश्री सातकर्णी आते हैं, यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, फिर अन्य छोटे शासक आते हैं, फिर अन्य छोटे शासक आते हैं। इन पे आपको याद कौन कौन से याद आपको एक तो सिमुक याद रखना है, सिमुक, सिमुक याद रखना है। सिमुक जो कि क्या होता है आपका सातवाहन वंश की नींव डालता है और मौर्य पतन के बाद दक्षिण भारत में उदय, ठीक है ना। मौर्य पतन के बाद दक्षिण भारत में उदय यहाँ पे दिखता है सातवाहनों को। कृष्ण सिमुक का भाई था, नासिक के क्षेत्र में से शासन किया है। सिमुक का भाई था, नासिक क्षेत्र में शासन किया। सातकर्णी प्रथम सबसे प्रमुख था, नर्मदा तक विस्तार किया और खारवेल शासक जो कलिंग में खारवेल शासक से उससे युद्ध किया, मतलब खारवेल के समकालीन हो गया। खारवेल शासकों का समकालीन सातकर्णी प्रथम हो गया, ठीक है ना। हाल की बात करें तो हाल ने प्राकृतिक साहित्य का संरक्षण किया। गाथा सप्तशती से जुड़ी हुई है, गाथा सप्तशती से जुड़ी हुई है हाल से। तो हाल क्या रखना, हाथा क्या है, प्राकृतिक साहित्य का संरक्षक था। हाल स्वयं एक सातवाहन शासक था जिसने क्या किया, गाथा सप्तशती लिखी है, ठीक है ना, आपको पता होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्षयरात अर्थात शकों को हराया इसने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया, शकों पर विजय, इसलिए इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। दक्कन में वर्चस्व स्थापित किया। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आता है जो कि साम्राज्य विस्तार करता है, रोमन व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी फिर से आता है, शकों पर युद्ध प्राप्त करता है। शिव श्री सातकर्णी आता है, सैन्य अभियानों में भाग लेता है। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम प्रमुख शासक, यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम प्रमुख शासक है। नासिक और अमरावती में योगदान मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता है विभिन्न अभिलेख, सातवाहनों के नासिक नानाघाट अभिलेख, नानी का अभिलेख प्रमुख है कि नहीं, आपने पढ़े भी होंगे उनको, कल मैंने पढ़ाया था आपको। सातवाहन वंश में दक्षिण भारत में व्यापार, प्राकृतिक साहित्य, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रमुख सातवाहन नाम की वंश की क्रोनोलॉजी आपको मिल गई है। अब गुप्त वंश आपको बता दूं, क्रोनोलॉजी क्रम में जो आपका शासक वर्ग है ना, इन्हीं का क्लास सबसे बड़ा जाएगा, इन्हीं की क्लास सबसे बड़ी जाएगी। अगर अन्य क्लास बड़ी नहीं, क्योंकि अन्य चीज़ बहुत छोटी छोटी है, ये दो हो गए संधियाँ हो गई, ये छोटे हैं, तो इनमें उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ शासक वर्ग आपको लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्या करोगे, शासक को लिखोगे अपने हाथ से, ठीक है ना। पीडीएफ से डिपेंड है कि आप अपने आप से लिखोगे। पीडीएफ तो 40 पेज की, आप कितना प्रिंट आउट निकलवाओ। और मेरी पीडीएफ वैसे स्पेस दे के बनती है, बहुत ज़्यादा स्पेस दे के। गुप्त वंश की बात करें, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, ठीक ना। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त भी यहाँ पे आते हैं। नरसिंह गुप्त और कुमारगुप्त, नरसिंह गुप्त और कुमारगुप्त, ठीक है ना। यहाँ पे विष्णुगुप्त, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लगभग 14 प्रमुख शासक आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दूं, आपने भानुगुप्त का नाम तो पढ़ा होगा, भानुगुप्त,
भानुगुप्त का नाम पड़ा होगा, तो भानुगुप्त ही बुद्धगुप्त है यहाँ पे, भानुगुप्त ही भानु जो आपका है ना भानुगुप्त यही बुद्धगुप्त है आपका, ठीक है ना? आप पढ़ते हो ना भानुगुप्त का हिरण अभिलेख, तो यही बुद्धगुप्त है, ठीक है ना? थोड़ा नाम याद देंगे आप लोग परेशान हो भानुगुप्त कहाँ गए इसमें से, ठीक है? चलो बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको सारे महत्वपूर्ण गुप्त शासक में आपको अधिकांश सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब सारे तो आएँगे 4-5 नाम ही आएँगे ना, तो एक बार आपको पढ़ लेना आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके बन जाते हैं। एक बार पढ़ो इनको फिर से, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भृगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, फिर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक होता है, ठीक है ना? बात करते हैं हम लोग। श्रीगुप्त आपका संस्थापक था, मगध के छोटे क्षेत्र पर शासन किया, सीमित जानकारी। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुरुषता स्थानीय शासक था, साम्राज्य की नींव यहाँ पे पड़ती है ना? कई स्रोतों में आपको श्रीगुप्त को गुप्त काल का संस्थापक माना गया, कई में घटोत्कच को माना गया। तो एक तरफ आपका श्रीगुप्त ही आप आंसर लगाना यदि आपके पेपर में श्रीगुप्त लिखा है तो। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजा धिराज की उपाधि से धारण की थी क्या? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था क्या? लिच्छवी राजकुमारी से इसने विवाह किया था, क्या रख लेना। चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी और लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त की बात करें, ये वाला पॉइंट है ना आपको बार बार पूछा गया है कि कौन सी लिच्छवी राजकुमारी है, किसकी बहन है, किसकी भाई है, फिर से पूछा गया यहाँ से बार बार, ठीक है ना? समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त इसका प्रथम था, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विजयों का उल्लेख है। रामगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का पुत्र था, समुद्रगुप्त का पुत्र था, अल्पकालिक और कमजोर शासक था, ठीक है, विवादास्पद है रामगुप्त। आपको पता है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी आपको पता होगी, ठीक है ना? घोड़ों का आक्रमण होता है, कुछ यहाँ पे बंगाल के शासक जो गौड़ शासक थे वहाँ से इनका विवाद होता है। रामगुप्त की पत्नी को कोई लेके भाग जाता है, चंद्रगुप्त जाता है उसको हरा के आता है शकों को, है कि नहीं? शक लोग आते हैं, शक आते हैं यहाँ पे, रामगुप्त की पत्नी को किडनैप करके यहाँ की बंदी बना के ले जाते हैं, रामगुप्त दे देता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, अरे सबको मार के आता है, ठीक है ना? चंद्रगुप्त तो अपनी भाभी भाभी का रूप धारण करके जाता है वहाँ पे, मार के आता है और आके रामगुप्त का वध कर देता है, अपनी गद्दी बढ़ता है चंद्रगुप्त, वही विक्रमादित्य के नाम से, ठीक है ना? यहाँ पे आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। यहाँ पे आपकी सिर्फ क्रोनोलॉजी की क्लास चले, पूरी कहानी की नहीं, पूरी कहानी की क्लास आपकी अलग से हो चुकी है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, शकों को हराया था, स्वर्णयुग कला और साहित्य का स्वर्णयुग था यहाँ पे, कला और साहित्य का स्वर्णयुग था। कुमारगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था महेंद्रादित्य, इसने उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को हम लोग क्या महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते हैं, महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं। घोड़ों का आक्रमण यहाँ पे शुरू हो गया था, घोड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। आपको बता दूं, इसका घोड़ों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय शुरू हो गया था, सुनना। घोड़ों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय शुरू हुआ था, बट स्कंदगुप्त ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रत्यक्ष रूप से घोड़ों से क्या किया था, लड़ाई की थी। और कुमारगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त ने ना घोड़ों को मेरुकुल को हराया था। कुमारगुप्त ने इसको कुमारगुप्त का जो पुत्र था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, मेरुकुल को हराया था, घोड़ों को हराया था, ठीक है ना? साम्राज्य की रक्षा की ने क्या बोला, कुमारगुप्त के समय पर घोड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था जब वो शासक था। स्कंदगुप्त ने प्रत्यक्ष रूप से क्यों, स्कंदगुप्त उस समय पे क्या था, राजकुमार था, राजकुमार के रूप में उसने विरोध किया था और घोड़ों को हरा कर आया था, घोड़ों को हरा कर आया था, इस बात का ध्यान रहा था। पुरुगुप्त पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त द्वितीय अल्पकालिक स्रोत है। बुद्धगुप्त कुछ क्षेत्र में शासन किया, साम्राज्य का विघटन होने लग गया। इसी को कहीं जगह पे भानुगुप्त के नाम से जानते हैं, और भानुगुप्त का एरन अभिलेख में पढ़ा होगा, है कि नहीं? फिर आपका आता है नरसिंहगुप्त, उन्होंने का आक्रमण का सामना इसने भी किया। कुमारगुप्त तृतीय अंतिम शासक था, साम्राज्य संकुचित। फिर विष्णुगुप्त अंतिम शासक, साम्राज्य का पूर्ण पतन, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है देखो, गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिक माना जाता है, जिसमें कला साहित्य कालिदास और आर्यभट्ट जैसे और विज्ञान फला पूरा। देखो कालिदास और आर्यभट्ट गुप्त काल के थे। आपको बता दूं, जो इतिहास में विभिन्न व्यक्तित्व हैं इनका भी कालक्रम पूछा जाता है, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब आते हैं वर्धन वंश, अब आते हैं हम लोग वर्धन वंश पर। तो वर्धन वंश का संस्थापक आपका कौन सा, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना? यहाँ पे वही कहानी आती है, कन्नौज की कहानी आती है, हर्षवर्धन के बड़े भाई की कहानी आती है, ठीक है ना? वही कहानी से हमें यहाँ पे आती है। तो प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना, संस्थापक हो गया। फिर राजवर्धन द्वितीय आता है, फिर हर्षवर्धन आता है, प्रमुख शासक के रूप में हर्षवर्धन आता है। अभी आपको वर्धन वंश तीन शासक याद रखना है, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन संस्थापक था, थानेश्वर पर शासन किया, साम्राज्य की नींव रखी।
ठीक है ना? राजवर्धन का अल्पकालिक शासन था। मालवा राजा देवगुप्त और शासक सुशांक द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। राजवर्धन की हत्या कर दी गई। अब आपको याद होगा राजवर्धन की हत्या का बदला कौन लेता है? हर्षवर्धन लेता है। राजवर्धन की हत्या का बदला कौन लेता है यहाँ पे? हर्षवर्धन लेता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है देखो, फिर आता है हर्षवर्धन। राजवर्धन का भाई था, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, कन्नौज को राजधानी बनाया, बौद्ध हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। बाणभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग स्रोतों से जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की हर्षचरित, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखा आ गया। तो बाणभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग के स्रोतों से जानकारी मिलती है। और साथ में इसने क्या किया था? अपने भाई का बदला लिया। यहाँ वर्धन वर्ग का मुख्य शासन मुख्य रूप से हर्षवर्धन काल के चरम पे था। हर्ष के बाद शासन में तेजी से पतन हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश से भी आपके क्या पूछ जाती है? क्रोनोलॉजी पूछ जाती है। तो मैंने यहाँ पे ठोक दी क्रोनोलॉजी आपके लिए। कैसे भैया? तो कौन कौन है? जयसिंह, जयसिंह, रणराग, रणराग, पुलकेशिन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्ति वर्मन, कीर्ति वर्मन, ठीक है ना? तो आप आपको 11 नाम देखेंगे। फिर से देखो, जयसिंह, रणराग, पुलिकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलिकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। जैसे देखो यहाँ पे, अब आते हैं जयसिंह के ऊपर। जयसिंह कौन था भाई? वंश का प्रारंभिक शासक था। स्थानीय स्तर पर शुरुआत की थी, है ना? स्थानीय स्तर पर इसने चालुक्य वंश की शुरुआत की थी। हाँ, बादामी चालुक्य। रणराग, जयसिंह का उत्तराधिकार, वंश की नींव मजबूत की। पुलिकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन प्रथम, वास्तविक संस्थापक। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है बेटा? पुलिकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम है। बादामी को राजधानी, कहाँ पे? बादामी को राजधानी बनाया। वैदिक यज्ञों का आयोजन किया। बादामी को राजधानी बनाया और वैदिक यज्ञों का क्या किया इसने? आयोजन किया। बादामी को राजधानी बनाया और वैदिक यज्ञों का आयोजन किया। कीर्ति वर्मन की बात करें, साम्राज्य का विस्तार किया, कदम और गंग वंशों पर विजय प्राप्त की। साम्राज्य का विस्तार किया, कदम और गंग वंशों पर विजय प्राप्त की, है ना? साम्राज्य का विस्तार किया, कदम और गंग वंशों पर विजय प्राप्त की। मंगलेश की बात करें, मंगलेश की बात करें, कीर्ति वर्मन का भाई था। कीर्ति वर्मन का भाई था, कलचुरियों और अन्य पड़ोसियों से युद्ध किया। कलचुरियों से और अन्य पड़ोसियों से युद्ध किया। कलचुरियों के समकालीन हो गए कौन? आपके चालुक्य, ठीक है ना? पुलिकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। सबसे प्रसिद्ध आपने पढ़ा होगा एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति का, है कि नहीं? रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख। हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति आपने पढ़ी होगी, एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का, है ना? तो एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा पार करने से रोका था और पल्लवों से भी इसने युद्ध किया था, है ना? क्या पुलकेशिन द्वितीय आपको महत्वपूर्ण आते हैं। विक्रमादित्य प्रथम आते हैं नेक्स्ट। पल्लवों पर विजय प्राप्त की थी, बादामी पर पुनः नियंत्रण किया था और साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी। विनयादित्य आते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में प्रभाव बनाया। विजयादित्य आते हैं, कला और मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। विजयादित्य, है ना? चालुक्य शासक विजयादित्य के नाम पे कला और मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन का बताया जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय जिनने भी पल्लवों को हराया था, तंजावुर के मंदिर पर कब्जा किया और मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। कीर्तिवर्मन अंतिम शासक था, ठीक है, चालुक्य वंश का। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा इसको पराजित किया गया और चालुक्य वंश का पतन, है ना? कीर्तिवर्मन द्वितीय जिसको क्या राष्ट्रकूट शासक दुर्ग द्वारा पराजित कर दिया गया। कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम शासक था किसका? चालुक्य वंश का, है ना? राष्ट्रकूट द्वारा दंती दुर्ग द्वारा पराजित कर दिया गया। राष्ट्रकूट के राजा जो संस्थापक दंती दुर्ग था उसके द्वारा उसको पराजित किया गया और चालुक्य वंश का पतन हो गया, ठीक है ना? ठीक। तो एक बार फिर से इनके नाम पढ़ लो, महत्वपूर्ण क्योंकि चालुक्य वंश महत्वपूर्ण, इसे नाम पढ़ो। जय सिंह, रणराग, पुलिकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलिकेशिन, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, ठीक है। चलो आते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासक। राष्ट्रकूट वंश के शासक तो पहले हम पढ़ते क्रॉनोलॉजी। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय, पुटिंग और कर्क द्वितीय। अब देखो यहाँ पे जब प्रथम द्वितीय लग जाते हैं ना, वैसे ही आपका काम आसान हो जाता है, वैसे आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन जब अमुक वर्ष जब दो तीन लोगों के नाम ऊपर नीचे रहे तो दिक्कत आएगी आपको। तो आपको याद कौन से करना है यहाँ पे? तो आपको याद मुख्य रूप से दंती दुर्ग को पढ़ना होता है आपको। यहाँ पे को पढ़ लो, गोविंद को पढ़ लो, तो धारावर्ष को मुख्य रूप से पढ़ लो, दंती दुर्ग और इसको पढ़ लो, दंती दुर्ग इसको पढ़ लो, ठीक है ना? फिर अमुक वर्ष प्रथम को पढ़ लो, अमुक वर्ष प्रथम को पढ़ लो यहाँ पे आप, ठीक है ना? फिर आप यहाँ पे कर्क को पढ़ लो, अंतिम शासक, कर्क को पढ़ लो, अंतिम शासक को, ठीक है ना? यहाँ पे चार पांच आप मुख्य मुख्य पढ़ लो।
अब देखते हैं क्या भी है इनकी कहानी। दंती दुर्ग संस्थापक कीर्तिवर्मन। संस्थापक कौन था? कीर्तिवर्मन चालुक्य को हराकर दंती दुर्ग क्या था? संस्थापक था। राष्ट्रकूटों में संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूटों में संस्थापक कौन था बेटा? दंती दुर्ग था। इसने क्या किया था? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और एलोरा की कैलाश मंदिर की शुरुआत दंती दुर्ग ने एलोरा की कैलाश मंदिर की शुरुआत कराई थी। याद रखना, एलोरा की कैलाश मंदिर की शुरुआत किसने कराई थी? दंती दुर्ग ने कराई थी। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का चाचा था। कैलाश मंदिर का निर्माण पूरा कराया कृष्ण प्रथम ने, ठीक है ना। वो गंगे और पल्लवों पर विजय प्राप्त की। गोविंद तृतीय कृष्ण का पुत्र था, कमजोर शासक था। भाई ध्रुव द्वारा आपदस्थ कर दिया। ध्रुव बैठता गद्दी पर। और ध्रुव आपको बता दूं, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल और प्रत्यारों को हराया और गंगा नदी तक विस्तार किया। बहुत महत्वपूर्ण शासक है ध्रुव, क्योंकि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के साथ साथ इसने पालों को और प्रत्यारों को हराया और राष्ट्रकूट शासन का गंगा नदी तक विस्तार किया, ठीक है ना। पाल शासक धर्मपाल था यहाँ पे, और प्रत्यार शासक बत्सराज था, ठीक है। गोविंद तिथि की बात करें तो ध्रुव का पुत्र था, सबसे शक्तिशाली शासक था, कन्नौज पर कब्जा किया और दक्षिण भारत में वर्चस्व बढ़ाया। अमोघवर्ष की बात करें तो गोविंद तृतीय का पुत्र था। जैन धर्म का संरक्षण यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने जैन धर्म का संरक्षण दिया। और कवि राजमार्ग एक साहित्य लिखा। इसने क्या? कवि राजमार्ग नाम से एक ग्रंथ लिखा, जो कि कन्नड़ साहित्य है। कवि राजमार्ग से अमोघ वर्ष ने ग्रंथ लिखा, जो कि कन्नड़ साहित्य में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में लिखा गया, इसलिए आपके महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। कृष्ण द्वितीय आपका महत्वपूर्ण है भैया, तो प्रतिहार और चोलों से युद्ध किया इसने। इंद्र तृतीय, ठीक है ना, भाई प्रतिहारों पर कब्जा करने पर कब्जा महत्वपूर्ण। अमोघ वर्ष, ठीक है ना, फिर गोविंद, फिर अमोघ वर्ष तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय, ठीक है ना, फिर खोटिंग, फिर आपका कर्क, ये अंतिम शासक था, ठीक है ना। अंतिम शासक तैला द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया। राष्ट्रकूट वंश का पतन हुआ। जो पश्चिमी चालुक्य के बाद में पश्चिमी चालुक्य ने इसको हरा दिया, कर ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश ने कला, एलोरा, साहित्य, कन्नड़ और त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए आपके राष्ट्रकूट शासक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक बार फिर से राष्ट्रकूट शासक की क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, याद कर लेना। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ लिखो या ना करो, आप सिर्फ क्रोनोलॉजी लिखते जाओ, उसको याद करो। 2 से 3 पेज में आपकी पूरी शासकों की क्रोनोलॉजी आ जाएगी। अब जब आप लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ पीडीएफ पे ध्यान दोगे तो महत्व नहीं आएगा। अब बस क्लास क्यों देखना है? क्लास इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण, कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दो, इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान देना, इनको ऐसे याद कर लेना, इनकी ये बात याद रखना, इसलिए क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लास आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको अधिकांश चीज़ भाई माइंड में चली जाएगी। बट याद आपको स्वयं से करना पड़ेगा, याद आपको स्वयं से करना। मैं करता हूँ अब प्रत्यार वंश हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि एक क्लास बहुत बड़ी होगी, आप लोग बोर हो जाओगे। इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। इसको हम लोग क्या पार्ट 2 में करेंगे, इसको हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। इसको हम लोग क्या पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में लोग प्रत्यार वंश से शुरुआत करेंगे। ये समझो कि क्रोनोलॉजी की आपकी प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, जिससे आपकी सारी क्रोनोलॉजी आपको एक साथ मिले, ठीक है ना। सिर्फ शासक वंश की नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको जो क्रोनोलॉजी मैं आपको किस तरीके से बताने वाला हूँ, क्रोनोलॉजी है मैं आपको किस तरीके से बताने वाला हूँ, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो वेट करना, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे, क्योंकि मैं इस सारी क्रोनोलॉजी आपको इस तरीके से बताऊंगा ना, आपकी किसी भी एग्जाम हो, हिस्ट्री आपका विषय हो, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, खासतौर से टीचिंग एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस प्रकार की क्रोनोलॉजी करने के लिए, ठीक है ना। चलो।